थोड़ा सा पानी, एक घूंट। ये तो आप सीधा कैमरे में देख के बात कर रहा हूँ मैं बिंदास। उसमें होता है बस। अब ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो आते हैं शुरू करें। अगर आप खराटे लेते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं कफ दोष बिगड़ने का लक्षण है। और इसी के साथ साथ अगर आपको ओबेसिटी है, मोटापा है, तो ये भी कफ दोष बिगड़ने का ही लक्षण है। ये सारे के सारे जो लक्षण हैं कफ दोष बिगड़ने के लक्षण हैं। और अगर आप कफ दोष को ठीक नहीं करते तो आने वाले भविष्य में कफ से संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। अब जान लेते हैं कि कफ से संबंधित बीमारियां कौन सी है। तो नाभि के ऊपर के जितने रोग हैं, जितनी बीमारियां हैं, ये सारे के सारे कफ के रोगों की लिस्ट में आते हैं। नाभि के ऊपर सबसे पहले हम बात करें तो डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2, ये दोनों कफ से संबंधित रोग हैं। उससे ऊपर आते हैं तो फैटी लीवर, ये भी कफ का रोग है। उससे ऊपर आते हैं तो हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल, ये भी कफ का रोग है। और इसके अलावा अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लंग्स से संबंधित जो भी बीमारियां हैं ये कफ के रोगों में आते हैं। साइनस अगर है तो ये भी कफ का रोग है। थायराइड अगर किसी को है तो थायराइड भी कफ का रोग है। उससे ऊपर अगर आगे बढ़ते हैं ENT प्रॉब्लम्स, तो ये भी कफ के रोगों की लिस्ट में आते हैं। आपको अगर कम सुनाई देता है तो ये भी कफ का रोग है। और उससे ऊपर आगे बढ़ते हैं तो ब्रेन ट्यूमर, ये भी कफ का रोग है। तो नाभि के ऊपर की सारी बड़ी बीमारियां जो है वो कफ के रोगों में आती है। तो अगर आपने कफ प्रकृति को ठीक नहीं किया तो आने वाले भविष्य में आपको कफ से संबंधित ये सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। स्लीप एपनिया, ये आजकल एक लेटेस्ट बीमारी है और ये भी कफ के रोगों में आती है। और जितनी ऑटो इम्यून डिजीज़ है ये भी कफ के रोगों से कनेक्टेड है, राइट। ये सारी की सारी कफ के रोग है। और आने वाले भविष्य में कफ से बचने के लिए आपको अपने आहार में क्या बदलाव करना चाहिए, तो इसे जान लेते हैं। इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कफ यानी कि म्यूकस बनाने वाला जो भोजन है इस धरती पे, हम इंसान के जीवन में सबसे ज़्यादा फ्लेम यानी बलगम बनाने वाला नंबर 1 फूड है डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी दूध और दूध से बने हुए उत्पादन। एनिमल प्रोटीन यानी दूसरे जानवरों से आने वाला जो दूध है उससे बनने वाली अलग अलग चीज़ें हैं। दूध, दही, छाछ, मक्खन, चीज़, ये सारी चीज़ें जो दूध से बनती है उससे बलगम बनता है। तो अगर आपको बलगम की समस्या है, म्यूकस की प्रॉब्लम है, आपकी कफ प्रकृति अगर बिगड़ी हुई है या आपको कफ से संबंधित ऑलरेडी कोई बीमारियां है, तो आपको दूध जो है और दूध के बने हुए उत्पादन को रोक देना चाहिए या बहुत कम कर देना चाहिए। साथ ही साथ जो है शरीर से कफ की सफाई के लिए जो सबसे पावरफुल भोजन है वो है विटामिन सी रिच फूड्स। जिन फल सब्जियों में विटामिन सी अधिक होता है वो आपके शरीर से कफ को नष्ट करने का काम करते हैं। तो आप क्यों रुक गए? नहीं, मैं बोला आप जा जाए तो नहीं, जाने आने का कहीं तो खड़ा रहता हूँ। जिन फल सब्जियों में विटामिन सी ज़्यादा होता है वो कफ नाशक होते हैं। और आपने अक्सर ये देखा होगा लोगों को कहते हुए या अनुभव करते हुए कि ऑरेंज जूस पिया और ज़ुकाम हो गया, या फिर नींबू पानी पिया और ज़ुकाम हो गया, या फिर आपने ये भी सुना होगा केले खाए या अमरूद खाया और ज़ुकाम हो गया। तो विटामिन सी जिसमें ज़्यादा होता है वो आपके शरीर से कफ की सफाई करते हैं। और सर्दी होना, ज़ुकाम होना कोई रोग नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर का डिफेंस
मैकेनिज़्म है। जब शरीर में कफ बढ़ जाता है तो उसको सफाई करने के लिए ज़ुकाम होता है और ज़ुकाम के ज़रिए हमारे शरीर में कफ की सफाई होती है। तो कफ को ठीक करने के लिए आपको दूध के उत्पादन कम कर देने चाहिए और जो कफ नाशक भोजन है यानी विटामिन सी रिच फूड जो है उसको अपने भोजन में बढ़ा लेना चाहिए। सो इस तरीके से आप त्रिदोष का बैलेंस कर सकते हैं और त्रिदोष को संतुलित रखेंगे तो आप हमेशा जो है स्वस्थ बने रहेंगे और दुनिया की कोई भी बीमारी कभी भी आपकी लाइफ में एंट्री नहीं कर सकती है। थैंक यू। आगे ये क्वेश्चन मेरा, आज हमारी खाने पीने की आदतें बिगड़ गई हैं, आपके हिसाब से क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ये इसमें आ गया ना। ये लाइफस्टाइल ले लेते ना, दिनचर्या कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा कहीं ऐड कर सकते हो उसको, तो दिनचर्या बता देता हूँ। हाँ, आज हमारी खाने पीने की आदतें बिगड़ चुकी है और हमें अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंज करना चाहिए। ओके, सो देखिए ये सवाल कुछ ऐसा है कि जब तक इंसान की ज़रूरत नहीं होती तब तक वो अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं करना चाहता। सो लाइफस्टाइल चेंज करना ये भी जब तक जीवन में सही समय नहीं आता, उचित समय नहीं आता, तब तक इंसान बदलाव नहीं करता। तो जब जीवन में बीमारियां आ जाए तो आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं और आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए आप अपने दिन की शुरुआत फलों से कर सकते हैं, फ्रूट से कर सकते हैं, सैलेड से कर सकते हैं, अल्कलाइन फूड से कर सकते हैं। साथ ही साथ भीगे हुए सीड्स और नट्स का भी सेवन कर सकते हैं। तो सुबह सुबह आपने 2-3 वॉलनट्स जो है वो भिगा दिए, या आपने वॉलनट मतलब क्या है हनी? अखरोट ही है ना वॉलनट, एप्रिकॉट का अलग है क्या? ओके चलिए, तो चाय पिएगी ना? नहीं अभी आपको कुछ पानी सादा ठंडा? नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, थोड़ी देर के बाद आधे घंटे बाद। जी हाँ, तो आप अपने दिन की शुरुआत जो है वो अल्कलाइन फूड से कर सकते हैं, ये मेरा सुझाव है। अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सुबह का एक मील, आप दिन में 3 बार खाना खाते होंगे, लेकिन सुबह का एक खाना जो है मुझे ऐसा लगता है कि पूरे परिवार को साथ मिलके ये डिसीजन लेना चाहिए। अगर आप अपने पूरे परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो मेरा ये सुझाव होगा कि आप अपने दिन की शुरुआत जो है वो अल्कलाइन फूड से कीजिए और सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट जो है वो राजा की तरह होना चाहिए, बादशाहों की तरह होना चाहिए। उसमें बहुत सारे अलग अलग फ्रूट्स हो सकते हैं या सैलड हो सकते हैं अलग अलग, या फिर आप अपने सुबह के नाश्ते में अलग अलग सब्जियों के जूसेस बना सकते हैं, वेजिटेबल जूसेस बना सकते हैं, स्मूदीज बना सकते हैं, या सीड्स और नट्स भीगे हुए आप खा सकते हैं। सुबह आपने 2 वॉलनट भिगो दिए, थोड़े से मूंगफली के दाने भिगो दिए, या 2-4 पीस बादाम के भिगो दिए, या कोई अन्य ड्राई फ्रूट्स आपने ले लिए और उसे भिगो के ले सकते हैं। सो सुबह का नाश्ता मुझे ऐसा लगता है राजाओं की तरह होना चाहिए, बादशाह की तरह होना चाहिए, रंग बिरंगे होना चाहिए, अल्कलाइन होना चाहिए और उसमें बहुत सारे आपके पास विकल्प होते हैं। तो इनमें से ही आप अपना पेट भर सकते हैं, सुबह का नाश्ता कर सकते हैं। पूरा परिवार साथ मिलके इस तरीके का नाश्ता करें तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा और हमारे भविष्य के लिए भी बहुत बेहतर होगा। साथ ही साथ जब भी आप खाना खाएं तो याद रखिए दोपहर को और शाम के भोजन में जितना भोजन घर का बना हुआ हो, सात्विक हो, ट्रेडिशनल फूड हो, उतना बेहतर है। और खाने में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 3 चीज़ों को अवॉइड करें या मिनिमाइज़ करें। शुगर की जगह पे जैगरी का इस्तेमाल करें,
और डेयरी प्रोडक्ट्स को मिनिमाइज़ करिए। और उसके अलावा मैं हमेशा कहता हूँ कि मिलेट्स का इस्तेमाल कीजिए, ग्रेन्स को मिनिमाइज़ कीजिए और उसकी जगह पे हमारे पूर्वज या आप जानकारी लीजिए आपके जेनेटिक जो मिलेट्स थे वो कौन से थे, आपके पूर्वज कौन से ग्रेन्स खाते थे, ज़रा उसका पता कीजिए। क्या वो ज्वारी खाते थे या बाजरी खाते थे या रागी खाते थे या कौन से मिलेट्स थे। सो वो मिलेट्स को आप जो है अपने खाने में फिर से स्थान दे सकते हैं। खाना खाते वक्त सब्जियां ज़्यादा सेवन करें और अनाज का सेवन कम करें। इस तरीके से अपना भोजन करें दोपहर और शाम को। और खाना खाने से पहले ज़रूर एक प्लेट सैलेड की सेवन करिए। सैलेड जितना ज़्यादा होगा उतना फाइबर का इंटेक बेटर होगा। दिन भर में हमें कम से कम 25 से 30 ग्राम सैलेड जो फाइबर की ज़रूरत होती है और उतना फाइबर जो है बॉडी को देने के लिए आपको कम से कम 200 ग्राम जो है वो सैलेड का सेवन करना चाहिए। तो अब आप अपने बॉडी को उतना फाइबर दे पाएंगे, तब आपका पेट सही तरीके से साफ होगा और आप स्वस्थ बने रह पाएंगे। सो मैं इस तरीके का दिनचर्या जो है उसका सुझाव दूंगा। और हफ्ते में एक दिन कम से कम सनलाइट का सेवन ज़रूर कीजिए। अगर रोज़ सनलाइट ले सकते हैं तो 10 से 15 मिनट, और हफ्ते में एक दिन सनलाइट ले सकते हैं तो 20-20 मिनट के 3 डोज बना लीजिए, थोड़ा सा गैप देके। और एक 60 मिनट्स का सनलाइट हफ्ते में कम से कम बॉडी को मिलना चाहिए। ये मेरा सुझाव होगा। थैंक यू सो मच। हो गया कंप्लीट? अंत में क्या? हाँ, फास्टिंग का असली महत्व क्या है आपके हिसाब से, और सही तरीका क्या है इसका, और कौन से समय पर हम फास्ट कर सकते हैं? ओके, Religion वगैरह वंडरफुल क्वेश्चन। सो फास्टिंग जो है उसका अर्थ ये है कि भूखे रहना, कुछ भी नहीं खाना, केवल पानी पे रहना या बिना पानी के रहना, शुद्ध रूप में इसी को उपवास कहते हैं, इसी को फास्टिंग कहते हैं। और फास्टिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो संसार में जितने पशु प्राणी हैं, बर्ड्स एंड एनिमल्स हैं, सब कोई स्टारवेशन के लिए बने थे, भूखे रहने के लिए बने थे। और दुनिया में आप देखिए, किसी भी जानवर को देखिए, केवल एक इंसान है जो अपने हाथ की घड़ी को देखकर खाना खाता है। बाकी दुनिया के सारे जीव जो हैं वो अपनी पेट की घड़ी को देखकर खाना खाते हैं। जब तक वो अपने को दोबारा उनको भूख नहीं लगती तब तक वो मेहनत भी नहीं करते खाने को खोजने की भी, राइट। और हम इंसान हैं जो बिना भूख के खाते चले जाते हैं। इसीलिए आज समाज में हम इंसान इतने बुद्धिशाली होने के बावजूद भी इतने ज़्यादा बीमार बन चुके हैं। तो हम इंसान का बीमार होने का सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वो है ओवर ईटिंग करना। वो समय बहुत पीछे छूट गया जब लैक ऑफ न्यूट्रिशन या मेल न्यूट्रिशन हुआ करता था बीमारी का कारण। लेकिन आज जो समाज में हम जीते हैं उसमें बीमारी का सबसे बड़ा कारण है ओवर ईटिंग। इसीलिए 70% लोगों के आज हमारे देश में पेट के मटके बाहर निकले हुए हैं, और वो भी बिना गुड न्यूज़ के, राइट। सो ये है ओवर ईटिंग के कारण। सो अगर हम बात करें फास्टिंग की, तो फास्टिंग करने से आप शरीर के 5 तत्वों में से एक तत्व को बैलेंस कर सकते हैं, और वो आकाश तत्व को। आकाश तत्व की कमी की वजह से ही ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां हो रही है, और दुनिया के सारे जीव स्टारवेशन के लिए, जैसे कि हमने बात की, भूखे रहने के लिए डिज़ाइन हुए थे। और हमें भी अब अपने जीवन में उपवास को, और अब हमें भी अपने जीवन में उपवास को स्थान देना चाहिए, जैसे हमारे पूर्वजों ने दिया था। हमारे पूर्वज हफ्ते में एक दिन का उपवास किया करते थे या एकादशी के उपवास किया करते थे। साल में 4 नवरात्र आती है, उस नवरात्र में 9-9 दिन के उपवास किया करते थे। या फिर आप दैनिक उपवास को भी स्थान दे सकते हैं, जिसको आज के ज़माने में इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। सो रोज़ 14 से 16 घंटे के उपवास को भी अपने जीवन में स्थान दे सकते हैं। साथ ही साथ आप ये देखिए कि साथ ही साथ उपवास के बारे में पिछले 10 सालों में बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है,
और ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि उपवास करने से हम कई बीमारियों से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और हम अपनी बीमारियों को ठीक भी कर सकते हैं। सो ये ऑलरेडी साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, मुझे इस पे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप दुनिया में किसी भी बीमारी का नाम लिखिए और उसके साथ फास्टिंग के बेनिफिट्स लिखिए तो आपको पता चलेगा कि आपकी बीमारी पे उपवास कैसे आपको हेल्प कर सकता है। साथ ही साथ दुनिया के सभी धर्मों में, न सिर्फ हिंदुओं में बल्कि सभी धर्मों में उपवास को खास एक स्थान मिला है और उसका यही कारण है कि उपवास करने से शरीर में आकाश तत्वों का बैलेंस होता है और हमें स्वस्थ रहने के लिए मदद मिलती है। तो आप अपने जीवन में उपवास को वापस स्थान दे सकते हैं और जब भी उपवास करें तो शुद्ध रूप में करें और छोटे से शुरुआत करें और धीरे धीरे उसको बड़ा कर सकते हैं। तो आपको उपवास की शुरुआत अगर करनी है तो मेरा सुझाव ये होगा कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से छोटे से शुरुआत कीजिए। आप पहले आप देखिए इंटरमिटेंट फास्टिंग किसको कहते हैं ये भी समझ लीजिए। रात्रि के आखिरी भोजन से सुबह के ब्रेकफास्ट तक का जो गैप होता है उसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। यानी यहाँ पर इस गैप को आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट हर इंसान जो है 10 से 12 घंटे का उपवास तो सोते वक्त करता ही है, कर ही लेता है बाय डिफ़ॉल्ट। और इस उपवास के जो 12 घंटे हैं इसको धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दीजिए। पहले 14 घंटे पर लेकर आइए, इसके बाद इसको 15 से 16 घंटे भी आप कर सकते हैं। और जब आप 15 से 16 घंटे का रोज़ दैनिक उपवास करना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। आपकी हेल्थ में आपका वज़न कम होने लगेगा, आपकी बीपी शुगर की दवाइयाँ कम होने लगेगी, आपके हेल्थ के पैरामीटर्स सारे चेंज होना शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ इस 16 घंटे को उपवास को बाद में हफ्ते में एक दिन आप बढ़ाकर 24 घंटे पर लेकर जा सकते हैं। यानी पहले 24 घंटे के उपवास से आप शुरुआत कीजिए। 24 घंटे के उपवास के लिए जब आपका शरीर तैयार हो जाए, ट्रेन हो जाए, तो आप इसे 36 घंटे पर लेकर जा सकते हैं। यानी आज रात को 9 बजे उपवास शुरू किया तो परसों सुबह 9 बजे आपने उपवास को ब्रेक किया। तो इस तरीके से 36 घंटे के उपवास से फिर धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं 48 घंटे, और 48 घंटे से फिर आप 72 घंटे पे जा सकते हैं। यानी 3 दिनों का फास्टिंग भी ट्राई कर सकते हैं। और इसी तरीके के प्रैक्टिस के बाद आप 7 दिनों के उपवास तक भी आगे बढ़ सकते हैं। सो उपवास की दुनिया बहुत बड़ी है और इस पे कभी अलग से पूरी तरह से हम बात करेंगे। ख़ास तौर पे मेरे YouTube चैनल पे उपवास पे मैंने कई सारे जो है सेशन रिकॉर्ड किए हुए हैं, तो उपवास की गहराई में जाने के लिए आप वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने जीवन में उपवास को स्थान दे सकते हैं और इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स जो है नज़र आएंगे अपनी हेल्थ में। थैंक यू। नींद हमारी सेहत के लिए क्या भूमिका रखती है और अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए कितने घंटे की नींद जरूरी होती है? देखिए, बहुत ज़रूरी है अच्छी नींद लेना, डीप स्लीप लेना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप सोते हो तो आपकी बॉडी की चार्जिंग होती है। जिस तरीके से आप अपने मोबाइल को यूज़ करते हैं, चार्ज करते हैं, तब उसको यूज़ कर पाते हैं, ठीक उसी तरीके से जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर की चार्जिंग होती है और उसी चार्जिंग से पूरे शरीर का उपयोग करना होता है, खाने को पाचन भी करना होता है और शरीर में डिटॉक्स, सफाई और हीलिंग के काम को भी कंप्लीट करना होता है। तो अगर आपके शरीर में ठीक से चार्जिंग नहीं होगी तो आपके शरीर के बाकी के सारे काम ठीक से आप नहीं कर पाएंगे। दिन भर में सुस्ती बनी रहेगी, पाचन ठीक से नहीं हो पाएगा और अगर आप ज़्यादा हैवी फूड्स दिन में खाते हैं, ज़्यादा अनाज का सेवन करते हैं, तो आपका पाचन ही पूरी प्राण शक्ति को नोच लेगा और फिर शरीर में डिटॉक्स के लिए प्राण शक्ति नहीं बचेगी। तो आपको दिन भर में सब्जियां ज़्यादा खानी है, सैलेड ज़्यादा लेने हैं और अनाज का सेवन कम करना है ताकि आपका शरीर ठीक से हीलिंग के काम को भी ठीक से कर पाए। तो स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
इसके लिए, क्योंकि जब आप सही तरीके से अपने बॉडी को डीप स्लीप में लेके जाएंगे तो आपका बॉडी ठीक से चार्ज हो पाएगा। सो मेरा मानना ये है कि कम से कम मिनिमम अगर आप देख रहे हैं तो 7 घंटे की नींद जो है बहुत ज़रूरी है। और दिन भर में ज़्यादा शरीर का उपयोग अगर आप करते हैं, फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्सर्शन होता है, तो 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। अगर बात करें छोटे बच्चों की तो उनको थोड़ी सी और ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है, और एक उम्र के बाद 70-80 की उम्र के बाद भी स्लीप की ज़्यादा आवश्यकता होती है, यानी 8 घंटे से 9 घंटे 10 घंटे की नींद की भी ज़रूरत पड़ सकती है उम्र के साथ। सो स्लीप जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हीलिंग का रोल प्ले करती है, और डीप स्लीप बहुत होना ज़रूरी है। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है तो आप सनलाइट का सेवन करना शुरू कीजिए और आपको बहुत अच्छी डीप स्लीप आनी शुरू हो जाएगी। सनलाइट से अगर आपको डीप स्लीप नहीं आती तो उसके लिए मैं 2 सुझाव देना चाहूँगा। पहला सुझाव ये है कि शारीरिक परिश्रम को जीवन में ज़रूर जोड़िए, क्योंकि अगर शारीरिक परिश्रम नहीं होगा तो अच्छी नींद नहीं आएगी। तो दिन भर में कुछ ना कुछ शरीर को थकान लगने वाला काम ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ दूसरा, सनलाइट का सेवन करना शुरू कीजिए, धूप लेना शुरू कीजिए। अगर धूप लेना शुरू करेंगे तो अगर आपका बॉडी में इंसोम्निया होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा, यानी आपको बहुत अच्छी नींद आना शुरू हो जाएगी। सो डीप स्लीप के लिए 2 सुझाव दे चुका हूँ, और तीसरा सुझाव ये होगा, अगर आपको इंसोम्निया का प्रॉब्लम है तो रात को सोने से पहले 1 बकेट में गर्म पानी ले लीजिए। रात को सोने से पहले 1 बकेट में गर्म पानी रात को सोने से पहले तीसरा सुझाव ये होगा कि रात को सोने से पहले 1 बकेट में गर्म पानी ले लीजिए। लगभग 40 से 42 डिग्री पानी गर्म हो, यानी आप जितनी गर्माहट महसूस बर्दाश्त कर सकते हैं उतना गर्म पानी ले लीजिए, और 15 से 20 मिनट और 15 से 20 मिनट आपको उस गर्म पानी के बकेट में पैर डाल के डुबो के बैठना है। पैर गर्म पानी में रखने से आपके बॉडी को रिलैक्सेशन मिलेगा, और साथ ही साथ आपकी नींद अच्छी हो जाएगी। और नींद कम है तो एक और सुझाव है कि अपने डाइट में मैग्नीशियम को बढ़ा दीजिए। मैग्नीशियम बढ़ाने से भी आपकी नींद जो है वो बेहतर हो जाएगी। मैग्नीशियम को बढ़ाने के लिए आप पम्पकिन जूस का सेवन कर सकते हैं, और पम्पकिन का जूस भी जो है आपकी स्लीप को, या पम्पकिन के सीड्स खाना शुरू कर दीजिए। ये भी आपके बॉडी में मैग्नीशियम को बढ़ाएंगे और इससे आपकी स्लीप क्वालिटी बेटर हो जाएगी। राइट, सो थैंक यू सो मच। लास्टली अतुल जी, आज के युवाओं के लिए आपकी क्या हेल्थ टिप्स होगी, और ऐसे कौन से बेसिक स्टेप्स हैं जो उनकी डेली लाइफ में बदले जा सकते हैं? ये छोड़ देते, युवा को आगे ले लिया अपन ने थोड़ा सा। युवा पे और क्या बोलूँ? एक लास्ट टाइम मतलब मैसेज देने के लिए बोल। एक लास्ट फाइनल मैसेज। हाँ, कल के पावरफुल डायलॉग में से कुछ छूटा है क्या? वैसे तो हल्के हल्के में सारी बातें बता दी। लास्ट फाइनल मैसेज दे देते हैं। क्या मैसेज देंगे? प्रकृति से जुड़िए, बस नेचर से जुड़िए, है ना। प्रकृति से बिछड़ के बीमार हो चुके, प्रकृति के साथ जुड़िए। हाँ, जैसे आपने बताया था कि 20 मिनट में धूप लेनी चाहिए बैक करके। हाँ, पूरा दिनचर्या बता दूं क्या एक बार? हाँ, शॉर्ट में मतलब। शॉर्ट में। क्या कर रहा है बोलना? प्रकृति के साथ जीवन जीना सीखिए, और स्वास्थ्य को अपने जीवन में अपने आप आएगा। याद रखिए कि जब हम प्रकृति के नियम मानते हैं तब प्रकृति हमें वरदान देती है। हाँ, मिल गया? हाँ, प्रकृति के नियम मानते हैं तो प्रकृति हमें वरदान देती है, और जब उसके नियम तोड़ते हैं तो प्रकृति हमें सज़ा देती है बीमारियों के रूप में। वेरी गुड। हाँ, तो लास्ट में समराइज करते हैं। हाँ, चलिए,
तो आज बहुत सारी ढेर सारी हमने बातें की है स्वास्थ्य के बारे में। इन सभी को जोड़कर आप स्वस्थ वापस कर लो, वापस कर लो। चलिए, थैंक यू सो मच। आज ढेर सारी बहुत सारी बातें हमने की है स्वास्थ्य के विषय पर, और कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि आपका दिनचर्या जो है वो बना के रखिए। सुबह फ्रूट्स खाने हैं, ये तो मैं राजा की तरह सब बता चुका हूँ दिनचर्या। हाँ, ऐसा बोलो ना, फिर चाहे वो सुबह फ्रूट्स हो या ये हो, पर इन सबको मेंटेन करना है, प्रकृतियों के नियम के साथ चलना होगा। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत सारी बातें आज हम लोगों ने की है स्वास्थ्य के विषय पर, और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका स्वस्थ रहना ये आपकी जिम्मेदारी है, और साथ ही साथ अगर आज आप लोगों ने मुझे सुना है तो आपके पूरे परिवार को स्वस्थ रखना ये भी आपकी जिम्मेदारी होगी। आज मैं उतनी जानकारी आप लोगों को दे चुका हूँ कि उसका उपयोग करके आप अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। कुल मिला के आज के सेशन में इतनी सी बात थी कि प्रकृति से हम बिछड़ गए हैं और इसीलिए बीमार हो चुके हैं। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रकृति के साथ जुड़िए और उससे आपको एक वरदान मिलेगा, और वो होगा आपका स्वास्थ्य। और अगर आप प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं तो उससे एक आपको सज़ा मिलेगी, और वो होगी बीमारियाँ। तो बस आज के सेशन के द्वारा मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रकृति के साथ जुड़े रहिए, कम से कम अपने भोजन के माध्यम से प्रकृति के साथ जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, और फिर मिलेंगे ऐसे ही एक सेशन में।